गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड डे 2। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा उसको हम लोग देखते हैं और फिर उससे उसको लिंक करके हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर उससे कैसे लिंक है, हम लोग उसको कैसे समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने चैप्टर पढ़ा था कि एक बार मैग्नेट थी, उस बार मैग्नेट के अराउंड उसके हमने पोल डिसाइड किए थे कि एक पोल नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल से कुछ लाइन फील्ड लाइंस निकलती हैं जिसे हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ पोल से निकलने के बाद वो कहां पे एंटर हो जाती है, साउथ पोल के अंदर। जब हम लोग इनसाइड अ बार मैग्नेट की बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ चलती है, तो एक क्लोज लूप बनाती थी ये। अब इसको हम लोगों ने ऐसे समझा कि ये अगर मैं इसके पाथ के अंदर अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अगर वो इसकी रेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रेंज के अंदर आ रहा है। अब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे लिंक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट से कहीं ना कहीं लिंक हो रही होंगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक हो रही है तभी ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमने एक ऐसा स्मूथ कर्व्स इमेजिन किया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस इसको इसलिए कहा गया कि ये ऑब्जेक्ट फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो किसी न किसी रीजन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो इसका मतलब कुछ इस मैग्नेट के अंदर से कुछ लाइंस निकल रही होंगी जो इससे एसोसिएट हो रही होंगी और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस इसको करवा रही होंगी। तो ऐसे ही अब हम लोग बात कर रहे हैं चार्जेस की। चार्ज, जब हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सपोज कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, पर मैं सपोज इन दोनों के जो साइन ले लेता हूं वो सपोज सेम साइन ले लेता हूं। तो मैं ये देखता हूं कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है अगर मैंने, तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मैंने मेजर किया, सपोज वो डिस्टेंस कितना है, r है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी इनसे भी कुछ फील्ड लाइंस निकल रही होंगी जो एक से दूसरे लिंक हो रही होंगी, तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो ये फोर्स किस तरह से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने इसको समझने के लिए हम लोग एक बार वापस से पीछे चलते हैं। ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि दो हेवनली बॉडीज, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि दो हेवनली बॉडीज थी जिसके हम लोगों ने बोला कि सपोज उनके मास कितना है m1 और m2, और उनके बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने बोला कि वो कितना है, सपोज r। तो वो फोर्स हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करते थे, उस इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है कैसे निकालते हैं, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं इसको। दोनों को जब हम लोगों ने कंबाइन किया तो हम लोगों ने बोला कि f m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोगों ने बोला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया इस तरह से। ये बात हुई क्लास 11 में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन। जरा इसी को हम लोग इस पे अप्लाई करते हैं, जिसे हम लोग अब जब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की, तो हम लोग अब फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। वो इनके बीच में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वो फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो चार्जेस के ऊपर जो कितना मैग्नीट्यूड है और कौन सा चार्ज कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने जो इमेजिन किया, तो इनके बीच में जो हम लोग फोर्स जो रिलेशन फाइंड करते हैं, फोर्स फाइंड करते हैं, उसे हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, कॉलम्स लॉ के नाम से। कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ
states the force experienced by 2-point charges separated by distance। ये डिस्टेंस कौन सा है? कोई फाइनाइट डिस्टेंस हम की बात कर रहे हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो हम लोग उसको एक्सपीरियंस कैसे बताएंगे कि फोर्स, जरा देखिए ग्रेविटेशन के साथ साथ कि वहां पे क्या थे, मासेस, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चार्जेस की। तो किसके प्रोपोर्शनल है? q1 q2 के प्रोपोर्शनल। और इनवर्स स्क्वायर लॉ अगर हम लोग यूज करें तो इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम? F इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोगों ने वहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज किया था, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कॉलम्स कांस्टेंट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे c क्या चीज है? कॉलम्स कांस्टेंट। ये कॉलम्स कांस्टेंट है क्या चीज और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग दो चार्जेस की बात कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो चार्जेस किस जगह पे रखे गए। वो चार्जेस वाटर के अंदर है, वो चार्जेस एयर के अंदर रखे हैं, हमने किसी और मीडियम के अंदर रखे हैं, तो वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके बीच में लाई करने वाले मीडियम के ऊपर। अगर वो मीडियम सपोज एयर है तो एयर है, या फिर हम लोग उसे क्या है कि फ्री स्पेस है, तो जो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर मैं इसको किसी और मीडियम में ले जाऊं तो हो सकता है कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ये कम हो जाएगा। डिपेंड करता है कि मैं कौन सा मीडियम में लेके जा रहा हूं उसको। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और इसकी जो, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो ये जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। इसकी यूनिट हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैसे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट होती है कॉलम। तो इसकी यूनिट हम लोग जो लिख सकते हैं, C की यूनिट हो सकती, C की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कॉलम स्क्वायर। तो ये उसकी यूनिट होगी। अब ये एप्सिलॉन क्या चीज है? ये जो हमने साइन बनाया है, ये एप्सिलॉन क्या चीज है? ये एक्चुअल में इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जो दो चार्जेस मैंने लिए हैं उन दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम लिया है मैंने, वो मीडियम कौन सा मीडियम है? फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस में होने का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों चार्जेस के बीच में अगर मैं मीडियम को मैं चेंज कर देता हूं, अगर मैं वो मीडियम को वाटर यूज कर लेता हूं उसकी जगह पे, मैं अगर मेटल प्लेट यूज कर लेता हूं या ऑयल यूज कर लेता हूं, वो मीडियम जैसे जैसे मैं बदलता चला जाता हूं तो वो किसके ऊपर? वही दो चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड को मैंने चेंज नहीं किया, उनके डिस्टेंस को मैंने चेंज नहीं किया, पर उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके कांस्टेंट के ऊपर। और वो कांस्टेंट किस चीज से बना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, जिसकी जो कंबाइंड वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट कितनी आती है? 9 × 10⁻⁹ आती है। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो हम लोगों ने लिखा है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन होता क्या चीज है? एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, देखो एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब जो दो मीडियम, जो दोनों चार्जेस रखे हुए उनके बीच में क्या चीज रखी हुई है, वो क्या चीज है, फ्री स्पेस है। तो इसकी वैल्यू हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वो वैल्यू भी फिक्स आती है 8.85 into 10 raised to power -12। इसकी यूनिट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, ये फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू C की जगह पे मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे को यूनिट किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन की। तो जरा देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एप्सिलॉन की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे क्या चीज आ गई, फोर्स। तो इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होती है कॉलम स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन इनवर्स, और R की यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये आपकी एप्सिलॉन की यूनिट होगी। हम इसके डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशंस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा वापस से देखते हैं। हमें मालूम है जो फंडामेंटल यूनिट है, न्यूटन की डायमेंशंस हम लोग लिख सकते हैं। न्यूटन के डायमेंशंस जरूर लिखते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे नहीं है वो क्या चीज है, कॉलम। हम लोगों ने क्लास 11 के अंदर जो यूनिट्स पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पढ़ी थी, एंगल और रेडियन और स्टेडियन। अब इस 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर ये C नहीं आता, तो ये जरा इसको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं किसी और यूनिट की फॉर्म में। तो हमने पढ़ा था कि करंट जो है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। तो I इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू Q/T। और अगर मुझे ये चार्ज लिखना है तो मैं चार्ज की जगह पे क्या लिख सकता हूं, Q × T। मैं इसको चार्ज की जगह पे क्या लिख सकता हूं, Q = I × T। मुझे मालूम है करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, और टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं, T से डिनोट करते हैं। तो मैं चार्ज मतलब कॉलम को क्या लिख सकता हूं, AT की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो जरा इसके अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो जरा देखें कैसे लिख सकते हैं कि कॉलम C की जगह पे हमने लिख दिया AT और इसका स्क्वायर, न्यूटन की जगह पे हमें मालूम है क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन mLT-2, मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसके ऊपर जो पावर लगा देते हैं हम लोग -1, और मीटर की कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने फिर पावर लगा दी -2। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें और इसके डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। परमिटिविटी क्या चीज होगी, अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि परमिटिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं, परमिटिविटी क्या चीज होगी और किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग उसको ऐसे समझते हैं कि जो कोई चार्ज है उसमें हमने बोला कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दूसरा वाला पहले वाले चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि दोनों चार्जेस को हमने रखा कहां पे, डिस्टेंस अगर हम लोग कांस्टेंट रखें, अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते हैं, पर मीडियम अगर बदल लेते हैं तो फोर्स हमारे को हमने देखा वो फोर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ये है क्या चीज, तो हमने जरा देखा कि अगर मीडियम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब एक चार्ज से जो इमेजिनरी लाइंस निकली होंगी जिसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस फील्ड लाइंस जो निकली होंगी वो दूसरे तक शायद पूरी तरह नहीं पहुंची होंगी। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि एक चार्ज से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक होती है वो 1/ε होती है। 1/ε का मतलब कितना हुआ कि एक एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। तो एक चार्ज से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकल रही होंगी वो कितनी होंगी, 1/ε, मतलब 1/8.85 × 10⁻12, ये 12 ऊपर चला गया होगा, इतनी फील्ड लाइंस एक चार्ज से निकल रही है। तो क्या वो सारी की सारी फील्ड लाइंस दूसरे चार्ज के ऊपर एज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मीडियम उसको रोक लेता है। अपन इसको इस तरह से समझते हैं
कि परमिटिविटी का मतलब ऐसा हुआ कि अगर एक चार्ज ने कुछ फील्ड लाइंस निकाली, सपोज हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि वो फील्ड लाइंस कितनी है, सपोज 100 फील्ड लाइंस निकाली, तो दूसरे तक कितनी पहुंची, सपोज उससे दूसरे तक पहुंचने वाली जो फील्ड लाइंस है वो 90 थी, तो 10 बाकी की 10 कहां चली, वो मीडियम ने एब्सॉर्ब कर लिया, मीडियम ने उसको परमिट ही नहीं किया जाने के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसकी परमिटिविटी कितनी है, 90। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक दूसरे तक पहुंचने एब्सॉर्ब कर लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी परमिटिविटी कहते हैं। वापस से हम लोग करते हैं इसको, सपोज 100 फील्ड लाइंस निकली और दूसरे तक जो पहुंची वो 90 पहुंची, तो जो परमिटिविटी हुई, कितनी परमिट किया उसने, सिर्फ 10 परमिट किया, 90 फील्ड लाइंस ही उस तक पहुंची, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी जो परमिटिविटी है वो कितनी है, 10। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। तो एक फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पहुंचती है वो लगभग उतनी ही होती है जितनी एक चार्ज रिलीज कर रहा है और दूसरा चार्ज एब्सॉर्ब कर रहा है, जो उस तक लिंक हो रही है, वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 1/8.85 × 10⁻²। अब इस सारी चीजों से एक चीज हमारे को एक और चीज समझ में आई कि जैसे जैसे ये मीडियम, ये परमिटिविटी बदल जाती है, जैसे जैसे मीडियम बदलता है परमिटिविटी चेंज हो जाती है, तो वो परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे कम जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी, सबसे कम जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो किसकी होती है, फ्री स्पेस की। जैसे जैसे हम लोग मीडियम बदलते हैं वैसे वैसे ये भी चेंज हो जाती है। मीडियम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब लोग लिखते हैं परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी क्या चीज थी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम which affects the force between point charges। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच, ये क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक है मीडियम का जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को इफेक्ट कर रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं परमिटिविटी की, परमिटिविटी अगर ज्यादा हो तो हम लोग कहें इफ परमिटिविटी इज मोर, force will be less। अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो फ्री स्पेस की जब हम लोग बात करते हैं, फ्री स्पेस की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, परमिटिविटी इज 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये वैल्यू सबसे कम है, ये क्या है, ये वैल्यू लेस है। दैट इज वाई फोर्स बिटवीन द चार्जेस is maximum when they are placed, when the medium is free space। इसके अलावा अगर कोई दूसरा मीडियम हम लोग लेंगे तो उसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, और अगर इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो मुझे मालूम है F = 1/4πε q1 q2/r²। तो इसकी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम लोग अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक की। हम लोग बात कर रहे हैं इस बार रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज होती है। अब हम लोग उसको रिलेट कर रहे हैं किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को। अगर हम लोग रिलेट कर रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो जरा देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होगा। रिलेटिव परमिटिविटी, मैंने क्या कहा अभी आपको, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि कोई और मीडियम की परमिटिविटी को अगर मैं कंपेयर कर देता हूं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका दूसरे नाम से हम लोग जो बुलाते हैं इसको, उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी हम लोग इसको बुलाते हैं। हम लोग इसको जिससे डिनोट करते हैं वो सिंबल क्या होता है, हो सकता है के भी हो सकता है, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग जो डिनोट कर रहे हैं ER से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फ्री स्पेस से उसको कंपेयर कर रहा हूं किसी भी मीडियम को, तो जो भी वैल्यू निकल के आ रही है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रही है, उसे हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी, ये तो बात हुई परमिटिविटी की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है। अगर हम लोग इसी को फोर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो कैसे कर सकते हैं, तो ये कैसे आएगा जरा देखें कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं फोर्स की फॉर्म में, तो फोर्स की फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो मुझे मालूम है फोर्स इन एयर, या ऐसे बोले फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम। ये ऐसे कैसे लिखा हमने, जरा देखिए इसका फॉर्मूला, फोर्स इन एयर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चार्जेस वही Q1 Q2, और उनको मैंने सेम डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इस बार मीडियम के लिए है, तो कोई दूसरा मीडियम है स्पेस फ्री स्पेस के अलावा, तो हम लोगों ने उसको क्या लिखा है, Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये वैल्यू आपकी पूरी कैंसिल आउट हो गई, ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो गई, तो ये अपने आप ही कहां पे चला गया, ऊपर Em अपॉन E0। तो हम रिलेटिव परमिटिविटी को दूसरी फोर्स की फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करें तो हम लोग बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज फोर्स इन फ्री स्पेस और एयर टू द फोर्स इन एनी अदर मीडियम। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space। अगर permittivity की फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और यही अगर हम फोर्स की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज defined as ratio of permittivity, it is defined as ratio of force in free space, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर, फोर्स इन फ्री स्पेस टू फोर्स in any other medium। जरा इसको न्यूमेरिकल की फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल की फॉर्म में अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मुझे मालूम है फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, हमने कलर फोर्स का फॉर्मूला जो निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये किसके लिए है, हमने बात करी फ्री स्पेस की बात करी।
अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि फ्री स्पेस के अलावा कोई दूसरा मीडियम है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयर। अब मैं बात कर रहा हूँ कोई दूसरा मीडियम है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे क्या लिख दिया मैंने इस बार, कोई दूसरा मीडियम है EM, तो Q1 Q2 अपॉन R²। हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और EM की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं इसी को चेंज करके लिख सकता हूं 1/4 पाई EM की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ER मल्टीप्लाई बाय E0, ER मल्टीप्लाई बाय E0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर आपको बोला जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ER और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों की वैल्यू एक जैसी है, तो हम लोग इसको वापस से एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो FM डाइलेक्ट्रिक की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं उसको 1/4 पाई ER की जगह पे मैंने लिख दिया K E0 Q0 Q1 Q2 अपॉन R²। मैं यहाँ पे E0 जिसको बोल रहा हूँ वो क्या चीज है, एप्सिलॉन बोलते हैं हम लोग उसको, एप्सिलॉन M हम लोग बोले एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसी के अंदर हम लोग अगर 1 मार्क क्वेश्चन की बात करें, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आए कि परमिटिविटी होती क्या चीज है। अगर मैं दो चार्जेस को ले रहा हूँ और उनके बीच में मैंने मेटल प्लेट लगा दी और मैं आपको कहूँ कि उनकी जो परमिटिविटी, मेटल प्लेट की जो परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि उसको कितना फोर्स एक्सपीरियंस करें। देखते हैं रिलेशन से समझते हैं इसको। मैंने बोला कि ये जो मीडियम है वो एक मेटल प्लेट के, मैंने इनके बीच में मेटल प्लेट लगाई है दोनों चार्जेस के बीच में, और इसकी जो परमिटिविटी है वो इनफाइनाइट है। तो परमिटिविटी हमने क्या समझा था कि दोनों चार्जेस के एक चार्ज से जितना दूसरे चार्ज तक वो फील्ड लाइंस पहुंच रही होंगी उसे हम लोग परमिटिविटी नहीं कहते। हम लोग परमिटिविटी कैसे कहते हैं कि वो मीडियम कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मीडियम कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, इनफाइनाइट। कि अगर मैं दो चार्जेस के बीच की जो परमिटिविटी है मैं कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट है, मतलब वो जाने ही नहीं दे रहा, ऐसे कहें तो उसको ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक फील्ड लाइंस पहुंची नहीं, तो 1 कितना हुआ ये इनफाइनाइट। कितनी फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, कि सारी की सारी कितनी है, इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम ये फील्ड लाइंस कितनी है मेटल प्लेट के लिए, इनफाइनाइट होती है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो दोनों चार्जेस वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो जीरो एक्सपीरियंस करेंगे। तो हम लोग इसको 1 मार्क क्वेश्चन के फॉर्म में इसको मार्क करके लिख सकते हैं कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है और मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ तो वो फोर्स मैक्सिमम होगा, और अगर मैं उनके बीच में मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो। ठीक है, तो ये जितना मिनिमम रहेगा फोर्स उतना मैक्सिमम होगा। मिनिमम किसके लिए रहता है, फ्री स्पेस के लिए, और मैक्सिमम किसके लिए हो जाता है जब हम लोग बात करें, जब हमें फ्री स्पेस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस की जब बात कर रहे हैं तो फोर्स मैक्सिमम होगा क्योंकि ये मिनिमम है। और जब मैं मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसकी परमिटिविटी कितनी होगी, मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट, तो फोर्स कितना होगा, जीरो। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब मैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी की फॉर्म में हम लोग समझते हैं। मैं बोलूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी मेटल प्लेट के लिए कितनी होगी, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है मीडियम के ऊपर। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेटल स्पेस की परमिटिविटी कितनी होगी, तो मेटल स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो वो वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी मेटल प्लेट के लिए कितनी हुई, इन्फिनिटी। अगर मैं ये बोलूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू मुझे बताओ कि फ्री स्पेस के लिए कितनी हुई, तो हम लोग इसको कैसे डिनोट बोलेंगे कि EM की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, E0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस की कितनी हुई। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है और अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है।
अब हमने जो पढ़ा उसको हम लोग जरा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे जरा देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स फोर्स, ये हम लोग क्लास 11 के अंदर पढ़ चुके हैं कि हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा देख लेते हैं वापस से। ये सपोज चार्ज Q1, ये सपोज चार्ज Q2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना माना है, कितना है वो r। वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, मैंने इमेजिन किया सपोज ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, एक जैसे, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। तो हमने देखा कि इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा वो इसको कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा, दूर फेंकने की कोशिश करेगा, और वो कुछ इस तरह से होगा कि फोर्स ऑन, इसको मैं कैसे लिखूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे ही इसको मैं जब देखूं कि इसकी वजह से इस पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये भी इसको कहाँ ले जाने की कोशिश करेगा, दूसरी डायरेक्शन में। और इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये एरो साइन आपको क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें, हम लोग इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है, जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है, हम लोग इनके बीच का डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हम कभी भी कोई लेटर लिखते हैं, पोस्ट कार्ड लिखते हैं, उस पोस्ट कार्ड पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे हमें उसको भेजना है, हम पहले एड्रेस उसका लिखते हैं, जहाँ, और हमारा एड्रेस कहाँ से, जहाँ से वो चला, उसको हम लोग कहाँ पे डिनोट करते हैं, बात। तो ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मैं जा रहा हूँ, तो मुझे इसी डिस्टेंस को मुझे कैसे लिखना होगा, मैं कहाँ जाना है, ये सेकंड पे जाना है, कहाँ से चला है, यहाँ से, तो मैं इसको कैसे डिनोट करूँगा, कहाँ चला, यहाँ पे पहुँचना है इसको, और कहाँ से चला, इस तरह से। मैं जब यहाँ से यहाँ पे आऊँगा तो मैं इसी चीज़ को डिनोट किस तरह से करूँगा कि इस बार कहाँ जाना है उसको, यहाँ पे, तो मैं कैसे डिनोट करूँगा 1, और इसको कहाँ से चला, कुछ इस तरह से। वेक्टर फॉर्म में हम लोग जब इसको लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जरा देखिए, पहले मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, फिर डायरेक्शन लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर ये स्पेस कौन सा है, इनके बीच का जो मीडियम है वो क्या है, अगर एयर है, या फिर ऐसे कहें कि फ्री स्पेस है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, हम लोग इसको लिख रहे हैं Q1 Q2 अपॉन r²। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। मुझे कभी डायरेक्शन और ऐड करनी है, जरा देखिए डायरेक्शन कहाँ से कहाँ चल रहे हैं हम लोग, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। मैं इस पे फोर्स पता पूछ रहा हूँ आपसे, इसकी वजह से, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है फोर्स की। तो मैं इसको कैसे डिनोट कर दिया, r12 क्या। याद रखने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि दोनों 1 और 2 ये दोनों एक जैसे आते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये चेंज भी हो सकता है, ये डिनोट अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग भी मिल सकता है, पर एनसीईआरटी में जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है हम लोग उसको उसी नोटिफिकेशन के साथ चल सकते, उसी साइन कन्वेंशन के साथ चल सकते। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वेक्टर फॉर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r², और इसको लिख रहे हैं r, कैसे लिखेंगे 2 1 कैप। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा देखें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैं जब यहाँ पे जा रहा हूँ या मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, दोनों डिस्टेंस सेम है, पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग है। तो जरा इसको अगर देखें तो कैसे r∩12 इक्वल है किसके, r∩21 के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है,
तो यहाँ वाले को मैंने अगर पॉजिटिव एज्यूम किया है तो ये वाले को मुझे क्या लेना होगा, नेगेटिव। तो मैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरह से। जरा इसी को हम लोग इसको यूज करें, इस रिलेशन को हम लोग ऊपर वाले इक्वेशंस में यूज करें तो कैसे लिखेंगे हम इसको, फोर्स ऑन 1 × 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैंने इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², और इसकी R21 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, R12 की जगह पे लिख सकता हूँ 21, और साइन क्या ले लूँ, माइनस का, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा फोर्स, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं F12 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिखते हैं ये माइनस साइन बाहर, और इसको लिख देते हैं F21। तो ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो आपने वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया कि एक जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दूसरी की वजह से, दूसरा भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पर दोनों की जो नेचर होगी वो कैसे होगी, अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और इसको हम लोग एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से कि दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो कैसा होगा, 0। इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि दोनों को अगर मैंने वेक्टर सम किया तो दोनों क्या आएंगे, कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है पर साइन अपोजिट थे, दोनों एक दूसरे के वेक्टर को कैंसिल आउट करेंगे, नेट फोर्स कितना होगा, दोनों का सम कर देंगे तो 0। तो आपसे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर फॉर्म को हम लोग दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर, जिसे आप क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर नोड। ये आर वेक्टर क्या चीज है, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जरा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा इसी को लेते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, फोर्स ऑन 1 × 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², और इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने लिख दिया R वेक्टर अपॉन R मोड, ऐसे लिख सकते हैं। और क्या है, 1 2, यहाँ पे मैंने किससे डिनोट कर दिया इसको, R12 से डिनोट कर दिया। कंबाइन करके अगर हम लोग लिखें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², और इसको मैं कंबाइन फॉर्म में लिख दूं मोड में 1 2 वेक्टर अपॉन कंबाइन करके लिख दिया R³ मोड। ये मोड के अंदर अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, और इसको हम लोग दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, F12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², और इसको लिखिए R12, और इसी को भी ऐसे भी R12 क्यूब मोड। देखिए क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्म वेक्टर का है पर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ किसका हो रहा है, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। इसी चीज को हम लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं। ये हमने लिखा है फॉर्म 1, ऐसे बोल देते हैं कि ये एक फॉर्म में, अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो ये हम लोग दिया सेकंड फॉर्म। अब एक और फॉर्म में इसको लिख के देखते हैं। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म, क्योंकि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैं इसकी थर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, किस फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब हम पढ़ चुके हैं क्लास 11 में।
पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा कि फ्री स्पेस, मेरे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज है q1 सपोज यहाँ पे दूसरा चार्ज है, दूसरा बोल देता हूँ सपोज चार्ज कौन सा है q2, इनका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, इसमें बोल रहा हूँ r1 ऐसे कह देते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ r1, और इसको इन दोनों का डिस्टेंस आपस में कितना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं r2। जरा देखें मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। ट्रायंगल फॉर्म लॉ की फॉर्म में अगर मैं इसको बनाऊँ तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, कि मैंने सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉइंट मेरा है 1, ये पॉइंट मेरा कितना है 2, यहाँ से गए यहाँ गए, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इन दोनों साइड का सम इसके इक्वल होगा थर्ड साइड के, पर थर्ड साइड कैसे होनी चाहिए, अपोजिट ऑर्डर की। तो जरा इसको देखें, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, तो भाई पोस्ट कार्ड वाली बात, r कहाँ जाना है मुझे, यहाँ पे पहले ये आ जाएगा, और कहाँ से चल रहा हूँ 1 से, फिर ये आ जाएगा, और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया कैप। इसको मैं ट्रायंगल लॉ की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखेंगे, बाय ट्रायंगल लॉ कैसे लिखेंगे इसको, r1 कैप वेक्टर इन दोनों साइड्स का सम इसके इक्वल r21 कैप इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल होना चाहिए r2 वेक्टर की फॉर्म। तो मतलब r21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, r2 कैप माइनस r1 वेक्टर की फॉर्म, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मुझे डायरेक्शन केवल ही देनी होगी, तो उस चीज में ये सिर्फ चेंज हो जाएगा, और इसको मैं उसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, r12 इज इक्वल्स टू r1 माइनस r2 वेक्टर। मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी को हम लोग जरा हमारा जो मेन फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज लिख देते हैं। तो मेन फॉर्मूला क्या था, f फोर्स f इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे लिखा था हमने, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया था r वेक्टर 1, इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। और दूसरे फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखें डायरेक्ट तो कैसे लिख सकते हैं, जरा देखें, f12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको लिखिए r वेक्टर अपॉन r मोड, हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। इसको क्या लिख दिया 12, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 12, और कंबाइन करके अगर हम लिखते हैं इसको तो कैसे लिखेंगे, f12 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r q12 मोड में, और ऊपर क्या लिख रहा हूँ मैं r12 वेक्टर की फॉर्म में। तो जरा देखिए r12 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ, ये हमारा थर्ड फॉर्म बन जाएगा, f12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन, ऊपर क्या लिखें r12 की जगह पे r2 माइनस r1 वेक्टर की फॉर्म, इसकी फॉर्म में लिखना है मोड की फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा r2 माइनस r1, इसको क्या कर दूं क्यूब और क्या लगा दूं मोड, ये हमारा दूसरा फॉर्म। तो इसको 1 2 को हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, तो 2 1 को भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2, और इसको लिख देते हैं r1 माइनस r2 अपॉन r1 माइनस r2 क्यूब की फॉर्म, ये आपका दूसरा तरीका हो गया पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का।
इसी के साथ ये वेक्टर फॉर्म इसका कंप्लीट हुआ। वेक्टर फॉर्म में के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर पोजीशन वेक्टर के में अक्सर पूछा जाता है, ये 2 मार्क क्वेश्चन है। जब आप बोर्ड पेपर्स की बुक निकालेंगे देखेंगे तो उसमें आपको साथ साथ मैं जो आपको इम्पोर्टेंट मार्क करता जा रहा हूँ, जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो आप मार्क करते चलें, आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको करने के लिए आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी बात, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, आप उसको दोबारा देखें। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि वो किस तरह से हमने उसको किया। तो आज के लिए इससे इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल अपलोड करेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल